हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। यहाँ पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स को, और ये क्रैश कोर्स डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में। स्टार्ट करेंगे, और मैंने पहले ही बता दिया था कि आज की क्लास का जो हम फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं वो है HTML। आई एम स्टार्टिंग विद वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे HTML की, देन CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट को ख़त्म करेंगे, और फिर एक नया चैप्टर मैं उठाऊंगी। आपको एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है, सो दैट आप उसे रिवाइज करके रखें और क्रैश कोर्स की हेल्प से आप सभी टॉपिक्स को फटाफट तरीके से एक बार देख पाएं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आई अगेन वेलकम यू ऑल, और अच्छे से इस क्लास को लीजिएगा, और जो भी आपके ऑनेस्ट रिव्यू हों वो ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप सब जानते हैं, टॉपिक इज़ HTML। HTML हमारा टॉपिक है आज का, और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं क्रैश कोर्स के मैनर में। और यहाँ पे आपको ये पूरी जो PDF है ये आपको अपलोड कर दी जाएगी हमारी एप्लीकेशन पे, सो दैट अगर किसी के पास नोट्स नहीं है, मान लीजिए कोई पहली बार स्टार्ट कर रहा है या काफ़ी टाइम से उसने स्टडीज से लीप लिया हुआ था, तो उसके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, तो मैं आपको नोट्स जितने मेरे से बन पाएंगे सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं HTML के बारे में। आई होप सो आप सबको पता है HTML बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम छोड़ देते हैं। PPT में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगी। इस क्लास के बाद आप ज़रूर से एक बार इस PPT को अगर गो थ्रू करेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं HTML को स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि HTML को यूज़ क्यों करते हैं, HTML कैसी लैंग्वेज है, इसे यूज़ क्यों करते हैं। इतना तो आप सब जानते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML पढ़ते हैं, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HTML का। HTML का यूज़ करके हम स्टैटिक टाइप ऑफ वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है अगर बेसिक क्वेश्चन होगा तो। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप। इसका मतलब क्या है कि आपके वेब पेज पर किस तरीके से कंटेंट दिखाई देने वाला है, क्या उसकी स्टाइलिंग होने वाली है, क्या मार्जिन होने वाली है, क्या साइज होने वाला है, ये सब कंटेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। पूरे वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका आउटलाइन है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं HTML की हेल्प से। इसके बाद HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। आप जानते हैं यहाँ पे टैग्स होते हैं, और सभी टैग्स आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर कुछ टैग्स ओपन और क्लोज दोनों होते हैं, और कुछ टैग्स सिर्फ और सिर्फ ओपन होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद आपको पता है कि जब भी हम HTML पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक आपका टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे आप उस कोड को लिखने वाले हो, HTML के कोड को, और उसके बाद उस कोड को जब आप सेव करोगे .htm या .html फाइल एक्सटेंशन के साथ, तो उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र क्या करता है, हमारे HTML के जो भी टैग्स हैं उन्हें इंटरप्रेट करता है, उनका जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको समझ के आपको वेब पेज पे स्टाइलिंग शो करके देता है। अब एक चीज का ध्यान देना, HTML आप जानते हो मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि कई बार DSSB के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर अगर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो ऑप्शन गलत है। इसके बाद आप जानते हो कि ब्राउजर्स का इस्तेमाल करके हम HTML डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, और जो टैग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से मार्क कर लो। टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हमारा HTML है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब आप इस P टैग को कैपिटल में लिखो या स्मॉल में, आपको सेम ही इफेक्ट मिलेगा ब्राउजर विंडो पे। ठीक है, इसके बाद
ईच HTML टैग डिस्क्राइब डिफरेंट डॉक्यूमेंट कंटेंट। ये आप जानते हैं कि हर एक टैग को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, हर टैग का अपना पर्पस है यहाँ पे। और एक चीज और है कि HTML जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बिकॉज आपका ब्राउजर हर एक टैग का मतलब इंटरप्रेट करता है और उसके बाद आपको दिखाता है वेब पेज पे। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है टिम बर्नर्स ली कौन थे? टिम बर्नर्स ली आपको पता होना चाहिए, ये फादर ऑफ HTML है और इसके साथ साथ ये फादर ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब भी है। ठीक है, तो इसको भी ऐड करना कि टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को भी डेवलप किया था इन द ईयर, कौन सा है? इन द ईयर 1989 के आसपास। और जो एग्जैक्ट ईयर आपको HTML के लिए याद करना है वो है हमारा 1991 के आसपास। ठीक है, तो 1991 के आसपास HTML आ गया था और 1989 के आसपास हमारा वर्ल्ड वाइड वेब WWW आ गया था। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन क्या यूज कर रहे हैं हम? HTML5 यूज कर रहे हैं, जो कि 2014 में रिलीज करा गया था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और यहाँ पे बात करते हैं वाई HTML। तो आप समझते हो HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? देखो, HTML का जो मेन एडवांटेज है ना वो ये था कि अलग अलग वेब पेजेस को हम आपस में लिंक कर सकते हैं और हम किसी भी वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज पर मूव कर सकते हैं। तो लिंकिंग ऑफ वेब पेजेस जो है वो हमें HTML ने ऑफर किया। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू हाइपरलिंक्स दैट एन HTML पेज में कंटेन। जैसे आप देखते हो कि एक वेबसाइट के ऊपर अगर होम टैब है, अबाउट अस टैब है, जैसे आप क्लिक करते हो तो दूसरे पेज पे आप रिवर्ट हो जाते हो, दैट इज अ हाइपरलिंक। ठीक है, तो जिस टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया वो हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा। इसके बाद मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं इसे इंस्टेड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसको समझ लीजिए। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है जहां पे आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा होता, यहाँ पे आपका वेब पेज डिजाइन हो रहा है। ठीक है, और वो भी स्टैटिक वेब पेज। इसका भी ध्यान देना कि एक मिनट, कि HTML की हेल्प से हम स्टैटिक वेब पेज बना पाते हैं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या है? आई होप आप जानते होंगे। स्टैटिक का मतलब ये है कि जो कंटेंट आपने लिखा है वो जब तक आप खुद से चेंज नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अपने आप डायनेमिकली उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। HTML की हेल्प से हम सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस ही बना सकते हैं। अब मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे टैग्स हैं जो ये बताते हैं कि वेब पेज पे जो कंटेंट है उसका लेआउट क्या होगा, वो कैसा दिखने वाला है। तो इसीलिए आपके कंटेंट को मेक करने के लिए ये लैंग्वेज को बनाया गया, तो इसे मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। और साथ में हाइपर टेक्स्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने ऐड किया है, क्या इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे? तो नहीं कहेंगे। ठीक है, नो, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर जो M है वो मार्कअप है। तो ऑब्वियसली अगर M का मतलब मार्कअप है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो क्या करता है? वो बेसिकली आपको बताता है कि क्या टास्क परफॉर्म होने वाला है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, जैसे मान लो आपने 2 नंबर को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया, तो वो एक एक प्रोसेस है जो आपको एक रिजल्ट ला के देगा। लेकिन जो HTML है वो कोई आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो आपको क्या कह रहा है, किस तरीके से आप अपने कंटेंट को ऐड करेंगे अपने वेब पेज पे, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या लेआउट, इसके बारे में आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ HTML आप समझ ही गए होंगे। यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रही हूँ। देखो, आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। IBM जो है हमारी कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इस कंपनी से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 1980s में स्टार्ट हुआ था HTML का जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि जो HTML है वो SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लेना। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि जो एस डी एम एल है उसी का एक प्रोडक्ट है, एक मॉडिफाइड प्रोडक्ट है HTML। ठीक है, तो कई बार HTML की फुल फॉर्म पूछते हैं, वो क्या है? स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या हुआ था कि उस टाइम पर एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन बनाया गया था जो ये सेट कर पाए कि अगर हमें वेब पेज पे कुछ हेडिंग्स, टाइटल्स या पैराग्राफ ऐड करने हैं तो क्या
उसके लिए क्या क्या प्रॉपर सेट फॉर्मेट होना चाहिए, तो उसको डॉक्यूमेंट किया था जीएमएल में, दैट इज जर्नल मार्कअप लैंग्वेज। फिर थोड़ा इसे और इम्प्रूव करा गया, और आईएसओ ने जब इसे स्टैंडर्डाइज किया तो इसको नाम मिला एसजीएमएल। आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करती है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को, तो यहाँ पे इसका नाम पड़ गया स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। फिर 1989 में टिम बर्नर्स ली ने अपनी टीम के साथ इस पे और काम किया, इसे और इम्प्रूव किया, और जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया उसका नाम दिया HTML। तो हम बोल सकते हैं कि HTML जो है वो प्रोडक्ट है किसका, SGML का। इतना आप समझते होंगे। और लास्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है। Last point is HTML specially facilitated this exchange by incorporating the ability link documents electronically using hyperlinks। तो सबसे important बात जो है जिसपे HTML को HTML नाम दिया गया वो ये था कि इसमें एक एबिलिटी है जिसकी हेल्प से हम अलग अलग वेब डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं यूजिंग हाइपरलिंक्स, इसीलिए इसका नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रखा गया। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं एक्चुअल में कि कैसे हम HTML पेजेस क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि HTML की फुल फॉर्म क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये SGML से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है या फिर नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बोथ आर द सेम थिंग्स। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, जब आप फाइल बनाओगे नोटपैड में या किसी और एडिटर के अंदर, तो यहाँ पे आप .htm या .html फाइल एक्सटेंशन का यूज करोगे, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आपको पता है कि जो भी आपने फाइल सेव करी है उसको देखने के लिए आपको वेब ब्राउजर का हेल्प लेना पड़ेगा, और वेब ब्राउजर में आपको वो सारे टैग्स का इंटरप्रिटेशन दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो एक टेक्स्ट फाइल होता है, तो आप उसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर की मदद से लिख सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आज के टाइम पे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स आ गए, जैसे कि सबलाइम हो गया, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ और एडिटर्स के नाम दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, मैक्रोमीडिया ड्रीम वीवर, नेटस्केप कंपोजर, एक सबलाइम भी है। तो इनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर, तो आपको बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, HTML का स्ट्रक्चर जो है उसको जानने से पहले आपको ये जानना है कि जब भी हम HTML का कोड लिखते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट में दो मेन पार्ट्स होते हैं, पहला हेड, दूसरा उसकी बॉडी। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में भी एक हेड है और एक बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे हेड में क्या होता है, हेड में बेसिकली आपका एक तो टाइटल आता है वेब पेज का, और इसके साथ साथ जो भी वेब पेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है उसे हम बोलते हैं मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, इसे बोलते हैं मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस वेब पेज के रिगार्डिंग वो यहाँ रखते हैं। जनरली जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्क्रिप्ट टैग है वो हमारा हेड टैग के अंदर आ सकता है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर और भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी। बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी एलिमेंट के अंदर वो इंफॉर्मेशन आएगी जो आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हो, वो एक्चुअल कंटेंट जो आप चाहते हो कि आपको दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, यहाँ क्या लिखा है, फर्स्टली एवरी HTML डॉक्यूमेंट शुड स्टार्ट बाय डिक्लेयरिंग इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। तो आपको जब भी HTML का डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा HTML ओपनिंग टैग से, और क्लोज करना पड़ेगा HTML क्लोजिंग टैग से। तो स्लैश के साथ एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं क्लोजिंग टैग को दिखाने के लिए। ठीक है, आगे चले। अब ये एक सिंपल सा क्या है, एग्जाम्पल है जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट को दिखा रहा है। यहाँ पे हमने लिखा डॉक टाइप HTML, इसके बारे में हम बात करेंगे ये क्या है। ठीक है, ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन होती है जो कि ये बताती है कि ये डॉक्यूमेंट HTML का है, और इस डिक्लेरेशन को हम यूज करते हैं HTML5 में, HTML5 में। तो यहाँ पे HTML स्टार्ट किया, यहाँ पर ऐसे एंड कर रखा है, फिर हमने यहाँ पे हेड लिया, हेड के अंदर टाइटल आया है। ठीक है, टाइटल टैग अगर आपको यूज करना है तो वो हेड के अंदर ही आना चाहिए, ये मैंडेटरी है। टाइटल क्लोज किया, देन हेड क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट करी, और बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो आपके वेब पेज पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे H1 एक हेडिंग टैग होता है जिसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट हेडिंग टैग, और P इज यूज्ड फॉर पैराग्राफ। तो यहाँ पे माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, इस तरीके से दो कंटेंट लिखे हुए हैं, ये हमारे वेब पेज पे आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से माई फर्स्ट हेडिंग
और माई फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो भी हमने टैग्स यूज करे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप HTML। ये क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज अ डिक्लेरेशन डिफाइंस दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML5, ठीक है। ये बताता है वेब ब्राउजर को, एक इंडिकेशन देता है कि जो डॉक्यूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो HTML वर्जन 5 का है। इसके बाद HTML क्या है, ये हमारा रूट एलिमेंट है जो एक स्टार्टिंग दिखाता है HTML डॉक्यूमेंट की, और इसी के अंदर सारे टैग्स आने वाले हैं। मतलब ये हमारा रूट एलिमेंट है, इसी के अंदर सारे टैग्स आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब हेड का मतलब क्या है, यहाँ पर हेड कंटेन्स द मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। टाइटल का मतलब क्या है, इफ यू वांट टू गिव एनी टाइटल टू योर वेब पेज, जैसे यहाँ पर आ रहा है पेज टाइटल, तो हमने यहाँ पे दिया था पेज टाइटल, तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बॉडी, आप जानते हैं कि जो भी कंटेंट आप चाहते हो जो आपके वेब पेज पे विजिबल हो सके वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। H1 का मतलब क्या है, लार्जेस्ट हेडिंग, और P टैग इज फॉर द पैराग्राफ। अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज लग रही हो तो मुझे बता देना, मैं इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लूंगी। थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज हमें कम से कम टाइम में ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, इसीलिए। तो अगर आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा लगे तो आप मुझे कमेंट में या फिर जैसे भी आपको बताना हो टेलीग्राम पे बता सकते हैं। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं HTML के पेज स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन है हमारे लिए। HTML यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसको हमने एंड किया है। हेड हमारा इतना सेक्शन होता है, इसके अंदर टाइटल आ गया हमारा। बॉडी हमारी इस तरीके से यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। ये बस बेसिकली एक स्ट्रक्चर समझाने का ट्राई कर रहा है डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारा HTML है वो हमारे टैग बेस्ड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, टैग बेस्ड लैंग्वेज है। और एक चीज और है कि जितने भी टैग आप इसमें यूज करोगे वो सारे के सारे टैग्स क्या है, प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड है मतलब हमने वो टैग्स नहीं बनाए हैं, हम सिर्फ उन्हें यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें XML की, XML स्टैंड्स फॉर, आप मुझे बताएंगे XML की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। XML की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे बताना। XML जो है उसके अंदर जो टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंटेनर टैग्स की और एम्प्टी टैग्स की। तो टैग्स को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है, कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स, ठीक है। देखो किस तरीके से हम बोलते हैं इसे, कंटेनर टैग, द कंटेनर टैग ऑलवेज रैप्स अराउंड टेक्स्ट और ग्राफिक्स एंड कम्स इन अ सेट। आप इतना याद रखिए जो कंटेनर टैग है उन टैग्स के अंदर वो हमेशा पेयर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग टैग भी होगा और एंडिंग टैग भी होगा, जैसे कि HTML एग्जाम्पल है कंटेनर टैग का। ध्यान देना है कि जब भी हम क्लोजिंग टैग यूज करेंगे तो हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। अगर एग्जाम में गलती से इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको वो ऑप्शन टिक करके नहीं आना है, ये गलत है। फॉरवर्ड स्लैश शुड बी देयर, ये बैकवर्ड स्लैश काम नहीं करेगा, ठीक है। सो ये जो हमारा क्लोजिंग टैग है ये बताता है ब्राउजर को कि यहाँ पर हमारे टैग का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और कैटेगरी है एंड दैट इज एम्प्टी टैग्स। तो एम्प्टी टैग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें स्पेशल चीजें होती हैं कि वो जो बेसिकली होते हैं उसमें ओपनिंग टैग ही होता है, क्लोजिंग टैग्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। सो एम्प्टी टैग स्टैंड्स अलोन। द टैग BR एग्जाम्पल है ये, जिसमें हम ब्रेक लाइन लगा सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। एम्प्टी टैग्स डू नॉट हैव टू बी रैप्ड अराउंड टेक्स्ट एंड डू नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग। तो इसे हमें टेक्स्ट के साथ रैप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसे आप अलग से भी यूज कर सकते हो। और ये क्लोजिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती, इसे क्लोज करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपसे पूछ ले MCQ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एम्प्टी टैग, तो वहां पर आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से एम्प्टी टैग्स होते हैं। पॉपुलर एग्जाम्पल होता है BR, दैट इज ब्रेक लाइन। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको चाहिए तो HR। इमेज जो होता है वो भी हमारा क्या है, एम्प्टी टैग है। लिंक जो है वो हमारा क्या, एम्प्टी टैग है। सोर्स हमारा एम्प्टी टैग है। इसके अलावा जो इनपुट है, जो हम फॉर्म में यूज करेंगे इनपुट टैग, वो भी हमारा क्या होता है, एम्प्टी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज द डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स थोड़े से ऐड करे हैं स्टार्टिंग में, जो कि मैं ये सोच रही हूँ कि जिन बच्चों को
बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्टार्ट करने में, जिन्होंने अभी तक बहुत टाइम से पढ़ाई छोड़ी हुई है उनको थोड़ी सी हेल्प हो पाए, वो सिंक्रोनाइज मैनर में, थोड़ा फास्ट मैनर में ही सही, बट चीज़ों को समझ पाए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है, अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन का मतलब क्या है। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है एंड हेल्प्स द ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेजेस करेक्टली। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडिकेशन देता है वेब ब्राउजर को कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है और किस तरीके से वेब ब्राउजर्स को वेब पेजेस को दिखाना है। ठीक है, it must appear only once at the top of the page before any HTML टैग्स। तो इन लाइंस का आपको ध्यान देना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसी लाइंस को डाल देते हैं और पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो याद क्या देना है कि आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं ये वाला, तो ये पता है कि जो स्टार्टिंग ऑफ HTML टैग है उससे पहले हमें डिक्लेरेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, डिक्लेरेशन शुड बी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ HTML टैग, दैट इज द रूट एलिमेंट। ठीक है, डिक्लेरेशन कहाँ होगी आपकी, बाहर होनी चाहिए, इसका ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव, इसका भी ध्यान देना है। ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आपको इस वीडियो को बस सुनना है, नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आप बुलेट्स पॉइंट नोट कर सकते हो, लेकिन ये PDF में आपको जरूर से प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अब देखिए, और इसके बाद मैं ट्राई करूंगी जितना भी आज हो पाएगा कवर वो कर लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं कल करा दूंगी, और साथ में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस कर लूंगी और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस PDF के तौर पे अपलोड करवा दिए जाएंगे HTML चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा कंटेंट तो हो गया लेकिन क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। ठीक है, अब क्योंकि टाइम कम है तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगी, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी, बाकी आपको प्रोवाइड कर दूंगी और उसे आप बाद में कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि इसे हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे, आप इसे स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लोअर केस एंड अपर केस बोथ आर एक्सेप्टेड, ये भी नॉट केस सेंसिटिव है लाइक HTML लैंग्वेज। ठीक है, हालांकि ये कोई टैग का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी ये नॉट केस सेंसिटिव ही है। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5 इज दिस। HTML5 के लिए ये वाली डिक्लेरेशन यूज हम करते हैं, इसका आप ध्यान देना, इसको भी स्टार मार्क कर रही हूँ। अब हेड टैग क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, द हेड टैग डिफाइंस द HTML डॉक्यूमेंट हेडर। The header contains the information about the document rather than the information to be displayed in the document। तो इस चीज का मतलब क्या है कि जो भी आप हेड में लिखते हो वो जो कंटेंट है वो आपको वेब पेज पे दिखाई नहीं देता है। वो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो डॉक्यूमेंट के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम हेडर में रखना चाहते हैं। जो इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी है वेब पेज पे वो आप बॉडी के अंदर रखिएगा। ठीक है, the web browser displays none of the information in the header except for the text contained by the title tag। तो टाइटल टैग के अंदर जो लिखा है वही आपको दिखाई देता है वेब पेज पे, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो हेडर के अंदर रखी है वो आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो यू शुड पुट ऑल द हेडर बिटवीन दिस पर्टिकुलर टैग्स। उसके बाद हम बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। तो हेड के अंदर आपका टाइटल, बेस, इज इंडेक्स, मेटा, स्क्रिप्ट, स्टाइल, लिंक, ये सब आता है। आपने टाइटल तो देख लिया है। इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगी जावा स्क्रिप्ट तो आपको वहां पे स्क्रिप्ट टैग दिखाई देगा। जब हम पढ़ेंगे CSS तो वहां पे आएगा स्टाइल टैग, और इसके बाद लिंक टैग भी इसी का ही पार्ट है। जब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल CSS तो इसमें लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंटेक्स समझ गए आप, ओपनिंग और क्लोजिंग ये कंटेनर टैग्स ही है। इसके बाद नेक्स्ट इज बॉडी। बॉडी आप जानते ही हैं, जो मेन कंटेंट आपको शो करना है वेब पेज पे उसके लिए बॉडी का इस्तेमाल करना है। यू शुड पुट ऑल द कंटेंट दैट इज टू बी अपीयर इन द वेब पेज बिटवीन दीज टैग्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट इज HTML बेसिक टैग्स। कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं वो हम देखते हैं। सम ऑफ द बेसिक HTML टैग्स आर पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग्स, ब्रेक टैग, horizontal break tag, pre-formatted tag that is pre-tag, then formatted tags like b tag, u tag, I tag, ये होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले पैराग्राफ टैग के बारे में।
द पी टैग डिफाइंस द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ अगर आप चाहते हो वेब पेज पे लगाना तो इसके लिए आपको पी टैग का इस्तेमाल करना है। आपको ऑप्शन में ऐसे पैराग्राफ ऐसे दे देंगे कि क्या ये टैग सही है, तो आपको उसे गलत करके आना है। क्या ये टैग सही है पैराग्राफ लगाने के लिए, तो ये भी गलत है। तो ध्यान से क्वेश्चन पेपर देखना है। पेपर मुश्किल नहीं होता, लेकिन हाँ, टाइम की कमी की वजह से हमें कुछ क्वेश्चन ट्रिकी लग सकते हैं अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है तो। ठीक है, अब देखो, द पैराग्राफ एलिमेंट्स बिगिंस विद द एचटीएमएल पी टैग एंड एंड्स विद द स्लैश पी टैग। इस पॉइंट को नोट करिएगा। It is a noticeable point that a browser itself add an empty line before and after a paragraph। जब भी आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, अगर हम बात करें इंग्लिश की भी, तो इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि हम पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन छोड़ते हैं और पैराग्राफ को खत्म करने के बाद भी एक लाइन छोड़ते हैं। सेम यहाँ पे होता है। जैसे ही आपने पी टैग लगाया तो आपको उसके बाद बी आर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अपने आप पैराग्राफ के स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक एम्प्टी लाइन इंसर्ट कर दी जाती है आफ्टर एंड बिफोर द पैराग्राफ। ठीक है, एन HTML p टैग इंडिकेट स्टार्टिंग ऑफ द न्यू पैराग्राफ। जो HTML p टैग है वो आपको बताता है कि पैराग्राफ को स्टार्ट करा गया है। ये पॉइंट देखो क्या है। इफ वी आर यूजिंग वेरियस p टैग्स, अगर आप एक से ज्यादा p टैग का इस्तेमाल कर रहे हो तो उन दो डिफरेंट पैराग्राफ्स के बीच में भी ऑटोमेटिकली सिंगल ब्लैंक लाइन को इंसर्ट कर दिया जाता है। आपको स्पेसिफिकली अलग से बी आर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, इन्हीं पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से नहीं बनते। एग्जाम्पल देखो क्या है। जैसे यहाँ पर आपने लिखा HTML हेड टाइटल पैराग्राफ टेस्ट टाइटल है। बॉडी के अंदर दिस इज अ सैंपल HTML पैराग्राफ एलिमेंट, एनी टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ गोज हेयर। अब हमने यहाँ पे इतना स्पेस दिया है, लेकिन ये स्पेस आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर आप स्पेस अगर देना चाहते हो तो आपको ऐसे स्पेस अलाउड नहीं है। जो आप नंबर ऑफ स्पेस बार दबा रहे हो व्हाइट स्पेसेस इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टैग की। अच्छा, इससे पहले हम कुछ और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट सीख लेते हैं पैराग्राफ के। हालांकि ये सब आप अपने आप भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि एक बार कर रहे हैं तो आपको बता देती हूँ। देखो, पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट बेसिकली प्रॉपर्टी होती है हर एक टैग्स की, जो कि कुछ एडिशनल पॉइंट्स उसमें ऐड करते हैं। जैसे मान लो, अगर आपको अपने पैराग्राफ को स्टाइलिंग देनी है, टाइटल देना है या अलाइनमेंट देनी है, तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो है वो उसके एट्रीब्यूट उसे प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है अलाइन, जो कि अभी हमारा डेप्रिकेटेड है। यहाँ पर क्या होता है, द अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द अलाइनमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट राइट सेंटर या फिर हाँ, ये सिर्फ तीन ही होती है, लेफ्ट राइट सेंटर, ये तीनों अलाइनमेंट में आपका रहे, जस्टिफाई नहीं होता इसके अंदर, तो आपको पी अलाइन इक्वल्स टू सेंटर मान लो हमारा एग्जांपल है, तो सेंटर में आपका पैराग्राफ अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारा है स्टाइल। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे इनलाइन सीएसएस के अंदर। इसका यूज करके हम अपने पैराग्राफ में स्टाइलिंग दे सकते हैं। फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज सेट किया 16 पिक्सल एंड स्टाइल इक्वल्स टू कलर सेट किया हमने ग्रीन। ठीक है, अब देखो, तो जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो बहुत सारे टैग्स का मेन एट्रीब्यूट होता ही होता है, बिकॉज ये इनलाइन सीएसएस में भी पार्ट लेता है, दैट्स वाई। इसके बाद हम बात करते हैं टाइटल की। टाइटल क्या होता है, देखो, टाइटल जो है वो बेसिकली एक ऐसा एट्रीब्यूट है, जैसे ही हम उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे माउस को लेके जाएंगे तो वहां पर एक टूल टिप पे आपको जो आपने टाइटल दिया है वो दिखाई देगा। यही इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल दिया हमने यहाँ पर, हमने तीन पैराग्राफ लगाए हैं यहाँ पे। एक में हमने स्टाइल टैग का इस्तेमाल, सॉरी, स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने कलर को ब्लू कर दिया। दूसरे में हमने अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जिसमें हमने सेंटर वैल्यू कर दी है। और थर्ड में हमने टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने टेक्स्ट ऑन होवर का ये वैल्यू सेट करी है। तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो है ये इसका एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, एट्रीब्यूट और वैल्यू हमेशा साथ में रहते हैं। वैल्यू जो है हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही आती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल का क्या आउटपुट आने वाला है। तो इस तरीके से आउटपुट आएगा। फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, सेकंड सेंटर में, और थर्ड में होवर मी दिखाई दे रहा है। आपने यहाँ लिखा था टेक्स्ट के अंदर और टाइटल दिया था टेक्स्ट ऑन होवर। टेक्स्ट ऑन होवर,
तो आपका टाइटल जैसे ही आप अपने माउस को इस टेक्स्ट पे लेके जाओगे आपको दिखाई देगा टेक्स्ट ऑन होवर, ये आपको दिखाई देगा टूल टिप पे। ठीक है, तो ये है टाइटल एट्रीब्यूट का काम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स पे स्टार मार्क कर लो, यहाँ से कई बार मैंने क्वेश्चन देखे और आते भी हैं। क्या बोला है, देयर आर 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स H1 थ्रू H6। तो HTML सपोर्ट 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स, जिसमें H1 लार्जेस्ट है और H6 क्या है, स्मॉलेस्ट है। गलती नहीं करनी है एग्जाम में, H1 को स्मॉलेस्ट और H6 को लार्जेस्ट नहीं करके आना है। ठीक है, हेडिंग्स आर ऑलवेज डिस्प्लेड एज बोल्ड टेक्स्ट। आपको पता है कि हेडिंग्स हमेशा बोल्डर ही होती है, तो ये हमें बोल्ड ही देता है। आपको स्पेसिफिकली बीटेक लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी बोल्ड ही मिलने वाला है। इसके बाद headings with numbers above the H3 tag such as H4, H5 and H6 are not normally used since they are so small। ठीक है, जनरली हम हेडिंग्स के लिए H1, H2 या H3 का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी वाली हेडिंग्स है वो बहुत स्मॉल होती है। डिपेंड करता है, अगर हमें उसका यूज करना है तो कर सकते हैं। जनरली जो H6 वाली है वो हम कॉपीराइट जो दिखाते हैं नीचे वेबसाइट के, उसके लिए यूज करते हैं फॉर द स्मॉलर टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो H1 को स्टार्ट किया, H1 को एंड किया, ये हमारा क्या है, स्टार्ट हेडिंग ऑफ लेवल 1, एंड कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर यहाँ पे H1 से लेके H6 सारी हेडिंग लगाई गई है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं, एक चीज का ध्यान देना है कि हेडिंग्स का इस्तेमाल कभी भी आप टेक्स्ट को बोल्ड या बिग करने के लिए यूज ना करें। हेडिंग जहाँ पे आपको जेन्युइनली हेडिंग चाहिए वेबसाइट पे, वही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो H1 वाला सबसे लार्जेस्ट आया है, देन H2, देन H3, देन H4, H5, H6। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि इनका साइज डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये आपका है लार्जेस्ट या हाईएस्ट कह सकते हो, और ये हमारा है स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, बात करेंगे अगले पेज पे। देखो क्या है, हेडिंग एट्रीब्यूट्स आर द सेम एज पैराग्राफ एट्रीब्यूट। तो जिस तरीके से आपने अभी पैराग्राफ में देखा था स्टाइल, अलाइन, उस तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास स्टाइल होता है। ठीक है, आप अपने पैराग्राफ में स्टाइलिंग कर सकते हो, इनलाइन सीएसएस अगेन, कलर हमने रेड कर दिया, अलाइन आप राइट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल के अंदर आप फॉन्ट फैमिली से उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, टाइटल भी चेंज कर सकते हो। जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे पैराग्राफ के थे वही एट्रीब्यूट हमारे हेडिंग टैग के भी होते हैं, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आप दोबारा से लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पर भी, यहाँ पर कि बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट है वो क्या होती है, लेफ्ट अलाइंड होती है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, लेफ्ट अलाइंड होती है। आप चाहो तो राइट और सेंटर भी कर सकते हो। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आपका रेड कलर में आ गया, ये आपका इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, राइट में चला गया। फिर हमारा यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, यहाँ बैकग्राउंड कलर लग गया, यहाँ पे टाइटल लग गया है, और यहाँ पर इस तरीके से क्या हुआ है, हमने यहाँ पर क्या करा है, फॉन्ट साइज को 200% कर लिया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो साइज को। जैसे कि H6 का साइज सबसे छोटा होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज लगा के इसका साइज बढ़ा भी सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट इज ब्रेक टैग। एज यू ऑल नो कि ब्रेक टैग कैसा है, हमारा एम्प्टी टैग होता है, एम्प्टी टैग। तो यहाँ पे बी आर का इस्तेमाल करते हैं सिंगल ब्रेक लाइन इंसर्ट करने के लिए। द बी आर टैग इज एम्प्टी टैग विच मीन्स इट हैज नो एंडिंग टैग। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज दिस और दिस। इसका ध्यान देना है कि बी आर ऐसे भी काम करता है और बी आर इस तरीके से भी काम करेगा। अगर आपको कहीं पर ये दिख जाए तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिकॉज क्लोजिंग टैग तो होता ही नहीं है बी आर में। तो ये भी करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, अब चलिए आगे देखो, इट इज यूजफुल फॉर राइटिंग अ पोएम और एन एड्रेस वेयर द डिवीजन ऑफ लाइन इज सिग्निफिकेंट। तो जब आप चाहते हो कि आपको स्पेस डालना है अपने वेब पेज पर, तो वहां वहां पे आप बी आर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक पैराग्राफ है,
ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली ये पता है आपको कि जो पैराग्राफ टैग होते हैं उसमें क्या होता है कि ब्रेक लाइन जो है वो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में और उसके बाद में होती ही होती है। लेकिन अगर आपको बीच में, पैराग्राफ के बीच में ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको BR लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिस इज बिफोर द लाइन ब्रेक एंड दिस इज आफ्टर द लाइन ब्रेक। ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पर 2 बार ब्रेक दिया तो यहाँ पर आपको 2 बार सिंगल लाइन का ब्रेक मिल गया और फिर आपका नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है। इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल ब्रेक टैग। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, रूल लाइन अपने वेब पेज पे, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये भी हमारा एम्प्टी टैग की कैटेगरी में आता है। दिस इज ऑल्सो एम्प्टी टैग। ये भी हमारा एम्प्टी टैग है। देखते हैं क्या है। द HR टैग डिफाइंस अ थीमेटिक ब्रेक इन एन HTML पेज। एग्जाम्पल अ शिफ्ट ऑफ द टॉपिक। ठीक है। अगर आपको टॉपिक शिफ्ट करना है तो आपको पता है कि हमें ब्रेक लाइन की जगह हॉरिजॉन्टल ब्रेक लगाना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद द HR एलिमेंट इज यूज टू सेपरेट द कंटेंट। ये आप समझते हो इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है हमारे वेब पेज पे। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। टाइटल के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल ब्रेक टैग टेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर बॉडी में पैराग्राफ है एक। ठीक है। इसके बाद HR है फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन नेक्स्ट पैराग्राफ है। तो आपको दिख रहा होगा दोनों पैराग्राफ के बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी एट्रीब्यूट्स हैं हॉरिजॉन्टल ब्रेक टैग के। फर्स्ट इज अलाइन, जिसके अंदर वही है लेफ्ट, राइट और सेंटर। इसके बाद स्टाइल फॉर द इनलाइन CSS। यहाँ पे आप वही कलर सेट कर सकते हो और इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसके बाद साइज में क्या है, आप इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। जो इसकी हाइट है इसे बढ़ा सकते हो और विथ में इसकी विथ को भी बढ़ाया जा सकता है। तो हाइट कैसे बढ़ती है, हाइट बढ़ती है हमारी हॉरिजॉन्टली, विथ बढ़ती है हमारी वर्टिकली। ठीक है। ये इसका आउटपुट भी आ रहा है। चलते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो ये जो है ना, ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है पीछे, इसी का आउटपुट आगे लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने अगर साइज को कर दिया 40 पिक्सल, तो 40 पिक्सल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का साइज जो है वो 40 पिक्सल हो गया लगभग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर विथ कितनी है, 350 पिक्सल। तो इसकी विथ को इतना यहाँ पे हमने देखा, यहाँ से कम हो गया और यहाँ से भी कम हो गया, ये आ गई 350 पिक्सल इसकी विथ आ गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टाइल एट्रीब्यूट की, जिसके अंदर आप बॉर्डर सेट कर सकते हो। बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, कलर क्या होगा और कैसा उसका टाइप होगा। इस तरीके से हमने हो गया 5 पिक्सल सॉलिड और ब्लू, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्री फॉर्मेटेड टैग, इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। प्री फॉर्मेटेड टैग का मतलब ये है कि अगर आपने जिस तरीके से कंटेंट लिखा है इस टैग के अंदर, जहां जहां पे आपने लाइन ब्रेक दिया है, अगर आपको वही सेम तरीके से आपको वेब पेज पे चाहिए तो इसके लिए आप प्री टैग का इस्तेमाल कीजिए। इसे बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए प्री की क्या होती है। अब देखो, टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विथ। जिस तरीके से आपने लिखा है, जहां आपने ब्रेक लाइन दिया है उस तरीके से ये रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे व्हाइट स्पेस को इंक्लूड करा जाता है। ठीक है। एंड इट प्रिजर्व्स बोथ द स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। आपके जो स्पेस आपने दिए हैं वो भी आपके रिजर्व करेगा और लाइन ब्रेक को भी रिजर्व करेगा। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस एग्जांपल की, तो प्रीवियस एग्जांपल में जो हमारा था पैराग्राफ वाला, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये वाला, यहाँ पे हमने इतना स्पेस दिया था, स्पेस बार से इतना स्पेस दिया था, लेकिन ये स्पेस आपको वेब पेज पे दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखो, जब मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, बोथ के बाद स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्पेस रिटेन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे लाइन ब्रेक रिटर्न होगी विदाउट यूजिंग BR टैग बिकॉज इट इज इन द प्री टैग। ठीक है। तो याद रखना है इस चीज को कि जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं प्री टैग के अंदर वो फिक्स्ड विथ लेता है और स्पेसेस और लाइन ब्रेक को प्रिजर्व करता है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इट प्रिजर्व्स बोथ द स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इसके कुछ एट्रीब्यूट है। एक है हमारा अलाइन, जो आप जानते ही हो। एक है हमारा स्टाइल, स्टाइल इज फॉर द इनलाइन CSS। तो अलाइन में क्या है, लेफ्ट, राइट, सेंटर। और स्टाइल में क्या है, आप यहाँ पे अपने प्री फॉर्मेटेड जो आपका वो है
और टेक्स्ट है उसके ऊपर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो, स्टाइलिंग, कलरिंग कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्री स्टाइल इक्वल्स टू कलर में ग्रीन कर दिया है, ये तरीका भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज, ये इसका एग्जाम्पल है, आप एक बार समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आई होप सो। नेक्स्ट इज कमेंट टैग। तो कमेंट टैग भी काफी इंपॉर्टेंट है, एचटीएमएल में कमेंट्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कमेंट आप जानते हो क्यों डालते हैं। कमेंट जो होता है वो बेसिकली प्रोग्रामर के रेफरेंस के लिए होता है, कि इन फ्यूचर में अगर प्रोग्रामर को दोबारा से वो फाइल खोलनी है तो उसे आइडिया हो कि कौन सा टैग किस लिए यूज करा गया था। तो ये प्रोग्रामर के लिए एक क्या होती है, फैसिलिटी होती है, ताकि वो कमेंट डाल के उन चीजों को बाद में रेफर कर सके, ठीक है। तो कमेंट डालते कैसे आपको पता होना चाहिए। द कमेंट विल नॉट अपीयर इन अ वेब पेज, वी इंक्लूड कमेंट्स यूजिंग, ये वाला आपका सिंटेक्स है, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, हाइफन हाइफन, देन कमेंट है, इसके बाद दो हाइफन और है, देन इसके बाद क्या है, यहाँ पे दो हाइफन है, एक एक है, इसके बाद एक और है, कमेंट लिखो उसके बाद दो हाइफन से क्लोज भी कर दो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, देखो यहाँ पर HTML हेड टाइटल में हॉरिजॉन्टल ब्रेक टैग टेस्ट, देन बॉडी में यहाँ पर कमेंट है, एक पैराग्राफ है, एक और कमेंट है। ध्यान से देखो, सिर्फ दिस इज अ पैराग्राफ ही वेब पेज पे आ रहा है, दिस इज अ कमेंट भी नहीं आया, और कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर, ये भी नहीं आया। तो कमेंट्स को क्या होता है, ब्राउजर इग्नोर करता है, ब्राउजर उसे रीड नहीं करता, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। लिख दो यहाँ पे, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय वेब ब्राउजर, ठीक है, बाय वेब ब्राउजर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यहाँ पर एक और एग्जांपल HTML हेड टाइटल है, इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या करा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने कमेंट लगाया हुआ है और जो हमारा टैग है उसी को कमेंट कर दिया है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो भी आप लगाना चाहते थे वो आपने कमेंट कर दिया, इसका मतलब कमेंट को तो वेब ब्राउजर ने रीड ही नहीं किया, तो इसके अकॉर्डिंग वेब पेज पे कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए ये पूरा क्या आ रहा है आपका, एम्प्टी आ रहा है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट इज वर्किंग विद टेक्स्ट इन HTML। जब भी हम टेक्स्ट के साथ काम करते हैं तो हमें टेक्स्ट के ऊपर बहुत सारी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग लगानी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मुझे किसी टेक्स्ट का साइज चेंज करना है तो उसके लिए अलग से एक चीज़ है, उसके लिए अलग से टैग्स हैं, देन कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, अगर मुझे कोई स्पेशल करेक्टर इंसर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे साइज को, साइज कैसे स्पेसिफाई करते हैं किसी भी टेक्स्ट का। तो देखो, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस यू माइट वांट टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट ऑन ऑल और योर ऑन पार्ट ऑफ वेब पेज, ठीक है। अब देखो, करना क्या है, आपको सिर्फ फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करना है, फॉन्ट टैग, कौन सा टैग, फॉन्ट टैग, ये ओपनिंग भी होती है इसकी और क्लोजिंग भी होती है, ये कंटेनर टैग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने बॉडी के अंदर लिखा हुआ है फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 8 पिक्सल, here is text within the font tag pair, the size attribute has been added, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या है कि आपने एक्सप्लिसिटली फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करके साइज को 8 पिक्सल कर दिया है। अब क्या होगा, आपको दिखाई देगा इस तरीके से। एक और चीज़ है यहाँ पे फॉन्ट टैग के साथ, वो ये है, द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज 3। अगर आपने कोई भी साइज यूज नहीं किया है तो जो डिफॉल्ट साइज होता है फॉन्ट का वो क्या होता है 3, और जो लार्जेस्ट होता है वो होता है 7। अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए कि फॉन्ट टैग के अंदर साइज 1 to 7 वेरी करता है एंड डिफॉल्ट इज 3। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का क्या आउटपुट आएगा, देखो ध्यान से, हेयर इज टेक्स्ट विद इन द फॉन्ट टैग पेयर, द साइज एट्रीब्यूट हैज बीन एडेड। तो यहाँ पे अगर हम खुद से साइज नहीं देते तो यहाँ पे 3 पिक्सल का आता साइज एंड बाय डिफॉल्ट 3 होता है, लेकिन इसके जो रेंज है वो 1 to 7 होती है, 1 to 7 होती है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 8 पिक्सल दे दिया है, 8 पिक्सल आपने दिया है, ठीक है। तो ये 8 पिक्सल ले लेगा, हालांकि लार्जेस्ट फॉन्ट ये 7 मानता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट इज, यहाँ पर भी आपको एग्जांपल दिख रहा होगा,
इस एग्जाम्पल को आप पढ़िएगा और यहाँ पे समझिएगा कि किस तरीके से इसका आउटपुट आया है। ठीक है, बढ़ रही हूँ मैं आगे। बात कर रहे हैं रिलेटिव साइज की। तो रिलेटिव साइज भी आप यूज कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपको किसी और के साइज से कंपेयर करते हुए अपने टैग को चेंज करना है तो यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, टू स्पेसिफाई द रिलेटिव साइज टाइप फॉन्ट साइज इक्वल्स टू प्लस और माइनस एक्स। ठीक है, relative sizes are always based on the default size of 3 regardless of any absolute size you might have set earlier। तो आपको यहाँ पर 3 के अकॉर्डिंग काम करना है। तो अगर मान लो हमें हमें अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 2 करना है, क्या करना है, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 2 करना है, तो हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पता है 3 होता है साइज, तो 2 हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 2 ऐसे कर दो, या फिर फॉन्ट साइज इज इक्वल टू -1। तो ये बाय डिफॉल्ट 3 में से 1 माइनस करके 2 ही तो कर देगा। तो इस तरीके से आप रिलेटिव साइज भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने फॉन्ट साइज +2 किया और यहाँ पे फॉन्ट साइज -1 किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो 3 + 2 5 हुआ और यहाँ पे 3 - 1 2 हुआ। तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो हमने माना था उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लस या माइनस होके आपको मिल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक की क्या है देखें। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका आउटपुट भी आ गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चेंज द बेस फॉन्ट साइज। अब ये बेस फॉन्ट क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं, कई बार इसके बारे में पूछ लेते हैं। देखो, अगर आपको अपने पूरे वेब पेज पे, इंटायर वेब पेज पर ही फॉन्ट सेट करना है तो हम यहाँ पर बेस फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एज मैंशनड द डिफॉल्ट साइज फॉर टेक्स्ट इज 3। यहाँ पे भी यही होता है, 1 से लेकर 7 तक होता है, डिफॉल्ट 3 होता है। ठीक है, you can change the default with the base font attribute to specify the new default size टाइप बेस फॉन्ट इक्वल्स टू साइज एंड वेयर एक्स इज बिटवीन 1 and 7। अगर आपको खुद से एक्सप्लिसिटली चेंज करना है साइज तो बेस फॉन्ट साइज इज इक्वल टू आपको देना है वो रखो, और आपका जो रेंज है वो 1 से लेके 7 के बीच में होने वाले है। ये इसका एग्जांपल है, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू -2। और यहाँ पर क्या होगा, नोटिस दैट हियर आई वाज यूजिंग द बेस फॉन्ट टैग पेयर टू सेट द बेस फॉन्ट साइज टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा, इसको समझ लीजिएगा आप। नेक्स्ट इज हाउ टू स्पेसिफाई टेक्स्ट कलर। तो हमने टेक्स्ट का अभी क्या करा है, साइज और स्टाइलिंग देखी है। अगर मुझे अब कलर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है किस तरीके से आप टेक्स्ट पे कलर लगा सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, टेक्स्ट कलर कैन बी एडेड टू हेल्प मेक टेक्स्ट स्टैंड आउट। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, एड द कलर एट्रीब्यूट इन द फॉन्ट टैग। तो यहाँ पे आपने लिखा फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ब्लू, तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपका कलर है ब्लू वो हमारा इस वाले फॉन्ट पे चला जाएगा, मतलब उस वाले टेक्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आउटपुट दिखाई देगा, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ब्लू। जो भी आपने लिखा हुआ है अपने वेब पेज पे वो सारा क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक की। नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पर इसमें क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट भी है। तो स्टाइल का इस्तेमाल करके क्या करना पड़ता है हमें, दिस इज सम टेक्स्ट विद फॉन्ट कलर स्पेसिफाइड इन द स्टाइल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आपको दिख रहा होगा कि हम स्टाइल का इस्तेमाल करके कलर को ग्रीन कर दिया हमने। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। तो बात करते हैं यहाँ पे इस एग्जांपल के आउटपुट की। यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट कलर लगाया है, तो फॉन्ट टैग के अंदर कलर लगाया है, कलर इसका एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे रेड और यहाँ पे ग्रीन किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले के अंदर हमने फॉन्ट कलर टैग के अंदर कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है, सेकेंड वाले में हमने पैराग्राफ टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू में कलर ग्रीन किया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। इसका आंसर इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे फर्स्ट में आपका रेड कलर आ गया, सेकंड में आपका ग्रीन कलर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, वो ये कि अगर हमें कलर्स यूज करने हैं अपने वेब पेज पे तो आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल कलर कोड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हेक्साडेसिमल कलर कोड्स का मतलब ये है कि इनकी जो स्टार्टिंग है वो हमेशा हैश से होती है, और कम से कम आपको 2 कलर के कोड तो याद होने ही चाहिए। फर्स्ट इज, ये आपका है, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट इज वाइट। वाइट का कलर कोड आपको पता होना चाहिए, हेक्साडेसिमल क्या होता है, हैश एफ 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 6 टाइम्स एफ एफ है, और यहाँ पे ब्लैक,
ब्लैक का है #000000। ठीक है, इतने 2 कोड्स आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे कोड्स हैं। आप चाहो तो फ़ॉन्ट कलर लगाने के लिए डायरेक्टली या तो आप कोड लिख दीजिए डबल कोट्स के अंदर, या फिर आप कलर का नाम ब्लू, ग्रीन, येलो कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट की क्या है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, देखते हैं। हाउ टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट फॉन्ट। अगर आपको अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, जैसे मान लो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन हमें मिलता है, लेकिन आपको कोई और करना है चेंज, तो आपने कुछ नहीं करना, बस आपने फॉन्ट टैग का फेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। अनदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू ऐड द फॉन्ट स्टाइल ऑन द वेब पेज। ठीक है, तो आपको हर एक टैग के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर देखो, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू कॉमिक सेंस एमएस, जबकि होता है टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर जैसे ही आपने ये लिखा, तो आपका जो ये फेस एट्रीब्यूट की वैल्यू है ये अप्लाई हो जाएगी, और आपको दिख रहा होगा कि आपका जो आउटपुट आ रहा है उसके अंदर सिंटेक्स जो है वो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर क्या हमने क्या किया, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू नेम ऑफ द फॉन्ट स्टाइल, और यहाँ पे इसका आउटपुट भी आपको दिख रहा होगा कि जो हमने यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट, ये हमारा कॉमिक सेंस एमएस स्टाइल में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाउ टू फॉर्मेट टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो कैसे करेंगे। द टैग्स डिस्कस्ड इन दिस टास्क आर ईदर फिजिकल और लॉजिकल। तो कुछ टैग्स होते हैं फिजिकल, कुछ टैग्स होते हैं लॉजिकल। बात करते हैं यहाँ पे, देखो लॉजिकल टैग्स टेल द ब्राउजर of your intended use for the text but leave it to the browser to decide how to apply it। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। जो हमारे लॉजिकल टैग्स होते हैं वो क्या होता है कि वो ब्राउजर को बताते हैं कि हम कौन से पर्टिकुलर टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर। हालांकि ये ब्राउजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल EM जो हमारा टैग है, EM टैग, वो ये बताता है ब्राउजर को कि हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे एम्फसाइज देने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कहीं कहीं जो हमारे ब्राउजर्स हैं या जो बुक्स है उसके अंदर हम बोल्ड के लिए बी टैग का इस्तेमाल भी करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल भी करते हैं। सिमिलरली इटैलिक के लिए आई टैग का इस्तेमाल करते हैं और EM टैग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे EM का मतलब होता है एम्फसाइज करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड द आई टैग, अ फिजिकल टैग, टेल्स द ब्राउजर स्पेसिफिकली मेक्स द टेक्स्ट इटैलिक। तो जो हमारे फिजिकल टैग हैं वो जो है वो ब्राउजर को बताते हैं कि आपको ये वाला टास्क परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो लॉजिकल टैग के एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग टैग, कोड टैग, इसके अलावा SAMP, KBD, वेर, DFN, साइट, ABBR एंड एक्रोनिम। और फिजिकल टैग के एग्जांपल है बी टैग, आई टैग, यू टैग, एस टैग, बिग टैग, स्मॉल, SUB और SUP। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट इज क्रिएट टेक्स्ट बोल्ड। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से सिंटेक्स बनने वाला है इसका। फॉन्ट लिखा हुआ है साइज इक्वल्स टू 2, फेस इज इक्वल टू एरियल कॉमा हेलवेटिका। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक साथ दो दो फॉन्ट लगा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि इन दिस एग्जांपल आई यूज द नाउ familiar font tag pair. Within this pair I use the bold tag pair to make the bold text and the strong tag pair to make the strong text। ठीक है, it in most browser the two tag pairs bring similar results। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि आपको आउटपुट मिल रहा है। जहां जहां पे आपने बी टैग का इस्तेमाल किया फिर स्ट्रॉन्ग टैग का, तो आपको वहां वहां पे बोल्ड इफेक्ट यहाँ पे दिख भी रहा है, इधर भी है इधर भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले टैग की, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज इटैलिक। तो अगर हमें अपने टेक्स्ट को इटैलिक इफेक्ट प्रोवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें आई टैग या फिर EM दैट इज फॉर एम्फसाइजेस, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू क्रिएट द बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट यू कैन यूज बी टैग, आई टैग एंड बी टैग। इसका ध्यान देना, नेस्टिंग ऑफ टैग्स जिस तरीके से आपने क्लोज किया है, ओपन किया है, वो ध्यान से देखो। आपने पहले बी टैग को ओपन किया, देन बी टैग के अंदर आई टैग को ओपन किया। तो पहले आई टैग बंद करोगे सबसे बाद में बी टैग बंद करोगे।
ठीक है। तो प्रॉपर नेस्टिंग यहाँ पे होना जरूरी है, अदरवाइज रिजल्ट्स ध्यान से आपको मिलेंगे नहीं। बिकॉज द इटैलिक टैग इज ओपन आफ्टर द बोल्ड टैग, इट इज क्लोज बिफोर द बोल्ड टैग। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना नेस्टिंग का। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को आप ध्यान से पढ़ो, और जहां जहां पे हमने आई टैग या फिर ईएम टैग का इस्तेमाल किया है वो टेक्स्ट आपको इटैलिक दिखाई दे रहा होगा। चलते आगे, बात करेंगे यहाँ पे अगले स्लाइड की। क्रिएट अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन या फिर स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट उसके अंदर आ जाए, तो इसके लिए आप यहाँ देखिए क्या करना है। अंडरलाइन के लिए वी हैव यू टैग, एंड स्ट्राइक थ्रू मतलब अगर आप चाहते हो आपके टेक्स्ट के अंदर बीच में से उसके मिडल से एक लाइन जाए पास करते हो उसे, तो उसके लिए आप स्ट्राइक या फिर एस टैग का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्राइक टैग जो है वो HTML5 में डेप्रिकेट कर दिया गया है, तो उसकी जगह हम एस टैग का इस्तेमाल करेंगे स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट को लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फॉन्ट साइज 2 कर दिया, फेस में एरियल कॉमा हेल्वेटिका, और यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं एस का। तो जहाँ पे आपने एस ओपन किया, जहाँ पे क्लोज किया, उसके बीच में जो कंटेंट है वो आपको दिखाई देगा एज स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। तो क्रॉस अ फ्यू वर्ड्स आउट। तो अगर हम बात करें इसके आउटपुट की, तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, क्रॉस अ फ्यू वर्ड्स आउट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले टॉपिक की, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज क्रिएट सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का इफेक्ट लगाना है तो कैसे करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट नाम से क्लियर है कि यहाँ पर क्या होता है, दिस टेक्स्ट इज स्मॉलर देन द रेगुलर टेक्स्ट एंड इज रेज्ड ऑफ द बेस लाइन। बेस लाइन से ये ऊपर की तरफ है, सुपर है ना इसलिए। जैसे कि द 2 in the 3 की पावर 2 इज रिटन इन सुपरस्क्रिप्ट 3 की पावर 2, मतलब 3 जो है उससे छोटा जो हमारा फॉन्ट साइज बनेगा 2 के लिए। ठीक है, अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट लगाना है तो आपको पेयर में यूज करना पड़ेगा। SUP ओपनिंग, SUP क्लोजिंग, SUB ओपनिंग, SUB क्लोजिंग का यूज करिएगा। द N इन XN इज सबस्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, मान लो XN, इसमें जो N है ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है। इसके अलावा टू क्रिएट सबस्क्रिप्ट यूज द सबस्क्रिप्ट टैग पेयर, टाइप दिस। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आपको SUB ओपनिंग क्लोजिंग का ध्यान देना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर हमने SUB और SUP का यूज किया हुआ है, उसका आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है सब टैग का, और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है SUP सुपर टैग का। ठीक है, मतलब सुपरस्क्रिप्ट का। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाउ टू यूज स्पेशल टेक्स्ट करेक्टर। अगर आपको कोई स्पेशल करेक्टर्स अपने वेब पेज पे यूज करने हैं, देखते हैं उसके लिए क्या यूज करना है। तो उसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कुछ एस्केप कोड है जिसका इस्तेमाल करके हम उन करेक्टर्स को एज अ करेक्टर्स इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लेस देन या ग्रेटर देन सिंबल को इंक्लूड करना है, अगर मुझे इस तरीके से सिंबल इंक्लूड करना है तो मैं इसे नहीं कर सकती, बिकॉज ये इसे एज अ टैग का सिंबल लेगा। तो इसके लिए तरीका क्या है कि अगर आपको लेस देन वाला सिंबल चाहिए तो आप यहाँ पर एंड LT और सेमीकोलन का इस्तेमाल करिए, और एंड GT होता है ग्रेटर देन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिखाना है 6 इज लेस देन 9 बट ग्रेटर देन 3, तो 6 इज लेस देन 9 बट ग्रेटर देन क्या है, 3 है। तो इसके लिए हमें इस वाले करेक्टर के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एंड LT, और ग्रेटर देन के लिए वी विल बी यूजिंग एंड GT। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिख रहा होगा, 5 इज लेस देन 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस आपको दिख रही होगी। टू शो एंड सिंबल वी हैव टू यूज एस्केप कोड। अगर आपको यही एम्परसेंट सिंबल शो करना है तो आपको इसका सिंबल लगाना पड़ेगा और AMP लिखना पड़ेगा, तभी आपको एम्परसेंट दिखाई देगा वेब पेज पे। कैसे, देखो इस तरीके से आपने क्या करा, फॉन्ट लगाया साइज 2, फेस एरियल और हेलवेटिका, और यहाँ पे आपने लिखा मी एम्परसेंट यू एम्परसेंट, ये भी AMP होगा, अ डॉग नेम्ड बू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या आ रहा है आउटपुट, मी एंड यू एंड अ डॉग। तो ये जो एंड है ये एम्परसेंट है, इसको लाने के लिए आपने इस्तेमाल किया एम्परसेंट AMP। ये इसका क्या है, सेमीकोलन। ये इसका क्या है, एस्केप
सीक्वेंस है, एस्केप सीक्वेंस। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही है जिसके अंदर अलग अलग एस्केप सीक्वेंस के लिए क्या एस्केप कोड इस्तेमाल करना है वो आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए डबल कोटेशन मार्क तो एंड कोट, देन अपोस्ट्रोफी के लिए या फिर सिंगल कोटेशन मार्क के लिए एंड अपोज, कॉपीराइट सिंबल के लिए एंड कॉपी, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए एंड आरईजी एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको अलग अलग सिंबल्स के लिए अलग अलग एस्केप कोड्स दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं आगे, बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने अलग अलग एस्केप कोड का इस्तेमाल किया है और आपको दिख रहा होगा कि जो भी हमने एस्केप कोड यहाँ यूज करा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अलग अलग सिंबल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और सामने उनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर आपको दिखेगा। बढ़ते हैं आगे और ये है नेक्स्ट टैग दैट इज ब्लॉक कोट टैग। इसका मतलब क्या है? द HTML block code tag is used for indicating long quotations, that is quotations that span multiple lines। अगर आपको काफी मल्टीपल लाइंस की quotations को डालना है अपने वेब पेज पे तो आप ब्लॉक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट शुड contain only block level elements within it and not just a plain text। ठीक है, यहाँ पर है क्या, आप देखिए वर्किंग विद द ब्लॉक कोड, आपने इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइंस के अंदर कोटेशंस डालनी है तो आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, इसको स्टार्ट किया, ऐसे यहाँ पे एंड किया। सिमिलरली आपने यहाँ पर क्यू टैग का इस्तेमाल किया, क्यू टैग होता है कोटेशंस के लिए, और यहाँ पे इसे एंड किया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्राउजर जनरली रेंडर ब्लॉक कोड text as indented text if your quoted text need to display within a non quoted paragraph you should use the HTML q tag। अगर आप चाहते हो कि अगर आपका जो पैराग्राफ है वो नॉन कोटेड रहे तो आप क्यू टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे कोटेशन मार्क्स दिख रहे हैं इस तरीके से, तो ये आपका क्या है क्यू टैग में आएगा, अदरवाइज आप ब्लॉक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में यहीं तक बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्या, उसमें हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट के साथ। यहाँ पर कुछ इसके एट्रीब्यूट्स पे ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, ब्लॉक कोड के एट्रीब्यूट भी आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे लिस्ट की, टेबल की, और हम फ्रेम्स और फॉर्म्स को भी देख लेंगे। और मैं आपके साथ पॉसिबल हो पाया तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके आपको क्वेश्चंस की PDF दे दूंगी, आप ज़रूर से उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहली क्लास आपको कैसी लगी, जो कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर करे आपको समझ में आए तो प्लीज़ अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से इस क्रैश कोर्स में जुड़ी रहिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से रिवाइज हो सके और अच्छे तरीके से हमारा एग्जाम क्रैक हो सके। आपको कंसेप्ट के साथ PYQs लगाने और साथ में मॉक टेस्ट भी ज़रूर से लगाना है। पेपर 1 को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी जितनी आप पेपर 2 को दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टार्ट करेंगे HTML लिस्ट जिसमें हम बात करेंगे ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन लिस्ट का, और बाकी बचे हुए टॉपिक्स के साथ हम फिर से पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।